हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपेनियन स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही शानदार होंगे। और आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस द all the poems of our hornbill book, means from photograph to father to son, राइट। सभी पोएम्स का एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइस। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। सो लेट्स स्टार्ट with the first poem, A Photograph. So this poem is written by Shirley Tilson. And before starting, I want to tell you one thing, that वीडियो को हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है, because I am making this video with the purpose that your yearly exams are going on and you have to practice for that, right? तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर फिर भी थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। आपको क्या करना है, इसको 1.5x 2x जितना पर पे आपको सुटेबल लगता है उस स्पीड पर इसको देखना है, ओके? क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द फर्स्ट वन जिसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो सेल्फ स्टडी है, ठीक है? वीडियो देखने के बाद आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पोएम है अ फोटोग्राफ। ये किसने लिखी है? शिर्ले टिल्सन, एंड शी इज़ अ गर्ल, राइट? द पोएट इज़ द गर्ल, नॉट अ बॉय। तो शिर्ले टिल्सन ने लिखी है फोटोग्राफ पोएम। तो इस पोएम में क्या होता है, लेट्स रीड लाइन बाय लाइन। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज वन द टू गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग। ठीक है, कि इसमें बताती है कार्डबोर्ड के बारे में, ठीक है? पोइट किसके बारे में बताती है? कार्डबोर्ड के बारे में। व्हाट कार्डबोर्ड इज डिनोटिंग हेयर, ये क्वेश्चन आता है कि कार्डबोर्ड से क्या मतलब है, यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? सो कार्डबोर्ड इज व्हाट डिनोटिंग ए स्नैपशॉट, यू कैन से, और अ फोटोग्राफ। स्नैपशॉट का मतलब भी फोटोग्राफ होता है, और कार्डबोर्ड क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? एक फोटोग्राफ को डिनोट कर रहा है, ठीक है? जिसमें फोटोग्राफ में क्या दिख रहा है कि जो पोइट की मदर है और उनके साथ उनकी टू गर्ल कजन्स सी हॉलीडे पर गई हुई है, ठीक है? तो लाइन बाय लाइन देखते, समरी नहीं करनी है क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वन द टू गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग। ठीक है, पेडलिंग का मीन्स क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होगा जहाँ पर सी होते हैं, सी पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सी का, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा वाटर तो नहीं होता है, बहुत ही कम डीप वाटर में आप बोल सकते हो। जब हम ऐसे, जैसे आप बोल सकते हो ना, छपछपाना पैरों का, ऐसे बहुत ही कम वाटर में जब आप ऐसे पैरों को छपछपाते हो अपने, सो दैट इज़ व्हाट पैडलिंग, राइट? तो वहाँ पर निशान भी बन जाते होंगे पैरों के, ठीक है? वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि निशानों से क्या लेना देना है, राइट? ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी इज़ द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। कि उन्होंने पॉइंट बताती है कि दोनों गर्ल कजन्स जो है, गर्ल कजन्स का नेम क्या है? एक का नाम है बेटी, एक का नाम है डॉली, राइट? एक का नाम है बेटी, एक का नाम है डॉली। तो दोनों गर्ल कजन्स ने पोइट की मदर का हैंड पकड़ा हुआ है, ठीक है? और इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, एंड शी द बिग गर्ल। सो हु इज़ द बिग गर्ल हियर? सो बिग गर्ल इज पोइट्स मदर, ठीक है? दोनों ने बिग गर्ल मतलब पोइट की मदर का हैंड पकड़ा हुआ है। सम 12 ईयर्स और सो, मतलब 12 साल की होंगी अप्रॉक्स, ठीक है? कौन? पोइट की मदर, या फिर गर्ल कजन्स को बोलो। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. Means तीनों जो है तीनों खड़ी है, स्माइल कर रही है अपने हेयर्स से। जब अंकल जो है, एक उनके साथ उनके अंकल थे जो कि एक कैमरा, उनके पास एक कैमरा था और वो कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, जो कि फ़ोटो उनके पास अभी किसके पास है? पॉइंट के पास, जिसको वो देख कर ये सब एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है? तो क्या कहते हैं, दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जब जो फोटोग्राफ उसमें क्या दिख रहा है कि दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर्स, मतलब जो उनके हेयर्स हैं उनके फेस पर पड़े हुए हैं, जैसे कि हवा की वजह से हमारे फेस पर हमारे हेयर्स आ जाते हैं ना, so that's why they have used a line, they were smiling with their hairs, right? A sweet face my mother's that was before I was born। कि मेरी मदर का सच में बहुत ही स्वीट फेस था जब तक मैं बोर्न नहीं हुई थी। भाई जब वो छोटी, उनकी मदर खुद छोटी थी तो वो बोर्न तो हुई नहीं होगी, जब तक उनकी मैरिज ही नहीं हुई होगी। तो कहते हैं मतलब मेरी मदर का फेस जो था वो बहुत ही स्वीट था, राइट? दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसीट फीट्स। तो मतलब अब पॉइंट क्या बताती है कि जो सी इस फोटोग्राफ में दिख रहा है वो सी बहुत ही कम चेंज हुआ है, ठीक है? आप ये बोल सकते हो चेंज नहीं हुआ है, ये नहीं बोल सकते, बट बहुत ही कम चेंज हुआ है, माइनर चेंज हुआ है इसमें। तो कम चेंज का मतलब क्या है? देखो, इतने ईयर्स एगो, इतने ईयर्स पहले की बात है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट हुआ होगा सी के पास कुछ, ठीक है? वैसे आप अगर इसको नेगलेक्ट भी करो चेंजेस को, तो आप बोल सकते हो कि जो सी है वो चेंज नहीं हुआ है,
और जो उनके टेरिबली ट्रांजिट फीट है, किन के मदर्स के और उनके टू गर्ल कजन्स के टेरिबली ट्रांजिट फीट का मतलब ट्रांजिट क्या होता है, विच इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। मीन्स मैंने बोलता ना वहाँ पर उनके पैरों के निशान जो है वो किसने धो दिए हैं, अब जो सी में वाटर आया होगा आगे तो वो सारे धुल गए हैं, ठीक है। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि सी इतना चेंज नहीं हुआ है, अब यहाँ पे सी को चेंज ना करने की क्यों बात की गई है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आई होगी। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि सी तो चेंज नहीं हुआ है, बट आगे हम पढ़ेंगे पोएम में कि जो पोएट की मदर है वो डाई हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें हम बताएंगे कि ये क्या है, एक नेचर बताया गया ह्यूमन बींग्स का, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या नहीं है, परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। दे हैव टू डाई वन डे, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि हमने अपनी 10th क्लास में भी एक चैप्टर आया था ना, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वाला, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, दे हैव टू डाई वन डे, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, बट बल्कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो सेम ही रहती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि सी जो है चेंज नहीं हुआ है, बट पोएट की मदर जो है डाई हो जाती है, ठीक है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कि कुछ 20-30 साल बाद, शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि जो पोएट की मदर होती है वो हंस रही होती है स्नैपशॉट पर, ठीक है। स्नैपशॉट को देखकर हंस रही होती है। सी बेटी एंड डॉली, और कहती है कि देखो बेटी और डॉली को, मतलब उनकी दो गर्ल कज़न थी, कि देखो इनको कैसे ड्रेसअप हुई है, एंड लुक हाउ द ड्रेसअप फॉर द बीच, की कैसे ड्रेसअप हुई है। देखो आप खुद इमेजिन करो कि जब आप अपनी चाइल्डहुड की फ़ोटोज़ देखते हो तो यू ऑल्सो लाफ ना, राइट, कि हाउ वी ड्रेस्ड अप इन आवर चाइल्डहुड, ठीक है। वी आर लुकिंग लाइक ए जोकर्स, लाइक, राइट, कि हम कैसे ड्रेसअप होते थे जब हम छोटे थे। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि देखो बेटी और डॉली को कैसे ड्रेसअप हुई है बीच के लिए। सो द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कि जो सी हॉलीडे था, ठीक है, सी हॉलीडे जो था वो किसका पास्ट था, पोइट की मदर का पास्ट था, क्योंकि पोइट की मदर तो बड़ी हो गई है। अब उनका पास्ट क्या था, उनका सी हॉलीडे था। क्यों, अब क्यों नहीं है उनका पास्ट, अब क्यों नहीं है, बिकॉज शी इज़ नो मोर नाउ, ठीक है। और उनकी मदर का जो लाफ्टर है, कि उनकी मदर का, पोइट की मदर का जो लाफ्टर है, मतलब जब वो हंस रही थी उस स्नैपशॉट को देखकर, तो वो किसका पास्ट है, वो पोइट का पास्ट है, बिकॉज हर मदर इज़ नो मोर नाउ, ठीक है। अब वो किसको मिस करते हैं, अपनी मदर के लाफ्टर को, और मदर किसको मिस करती थी, अपने चाइल्डहुड को, राइट। आगे आते हैं, बोथ राइव विद द लेबर डीज ऑफ लॉस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइव विद द लेबर डीज ऑफ लॉस, की इस लाइन का मीनिंग सिग्निफाई कीजिए इस पोएम के कंट्रास्ट में, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, इसका मीनिंग क्या है, कि जो देखो पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए, लीज एंड लॉस, देखो दोनों अपोजिट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए हैं, मतलब दोनों खुश भी थे, दोनों दुखी भी थे, मतलब ऐसा कुछ इसमें है, ठीक है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो मदर है और जो पोएट है दोनों अनहैप्पी थे, किससे, जो उनका जो लॉस हुआ है, क्या लॉस हुआ है, जैसे कि मदर का क्या लॉस हुआ है कि उनका चाइल्डहुड नहीं है, ठीक है। वो क्या सोच रही थी कि वो अपने चाइल्डहुड को मिस कर रही थी, आप ऐसे बोल सकते हो। और जो पोएट है वो किसको मिस कर रहे थे, अपनी मदर की लाफ्टर को। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है बोथ राइव विद द लेबर डीज ऑफ लॉस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लीव्ड। अब वो कहते हैं कि मतलब अब तो उनकी मदर नहीं है, वो कितने ईयर्स हो गए उनको, जितने वो गर्ल्स लीव कर रही थी। ऊपर हमने देखा था ना एज 12 ईयर्स, ये देखो फर्स्ट विच लाइन 1 2 3 4th लाइन में हमने देखा था सम 12 ईयर्स और सो। तो मीन्स यहाँ से हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इनकी मदर को कितने ईयर्स हो गए, यू कैन से 12 ईयर्स, राइट। एंड of this circumstances there is nothing to say at all, it silences। अब देखो यहाँ पे एक फ्रेज फिर से यूज़ हुआ है, इट्स साइलेंसेस। अब इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसी वजह से मैंने आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है इंस्टीड ऑफ समरी, बिकॉज समरी से क्या कर सकते हो आप, समरी से बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम किसी क्वेश्चन का सही आंसर फॉर्म कर सके, क्योंकि इसमें जो फ्रेजेस यूज़ हुए हैं, इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इनका मीनिंग्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पोइट के नेम भी याद रखने हैं सभी पोएम्स के, राइट। तो हम थे वहाँ पर इट्स साइलेंसेस का मीनिंग क्या है, तो इसमें भी यही, इसका मतलब भी यही आ जाएगा कि जो उनकी मदर है, डाई हो गई है उनकी मदर, और जो
उनके लाफ्टर को वो मिस कर रहे थे, ठीक है। तो अब वो देखते, मतलब अब फोटोग्राफ को देखते, फोटोग्राफ में जो साइलेंस मतलब दिखाया गया वहाँ पे, मतलब सी हॉलीडे में साइलेंट था, तो वो साइलेंस भी साइलेंस हो गया है अब, क्योंकि अब उनकी मदर ही नहीं है जो उनको देख के, उस फोटो को देख के लाफ करे, ठीक है, हंसे, और वो उनका पास्ट बन गया है, कि इनका पोइट का पास्ट बन गया है, पोइट की मदर का लाफ्टर। दैट्स वाई दे आर सेइंग कि जो सर्कमटांसेस है, सर्कमटांसेस मीन्स कंडीशंस जो है, उसने क्या कर दिया है, साइलेंसेस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पोएम जो है ख़त्म होती है, और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट पोएम, जो कि है लबंडम टॉप, ठीक है। उससे पहले देखो यहाँ पे नीचे लिखा गया है, इन फॉर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट पेडलिंग एंड ट्रांजिट। तो दोनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो मीन्स हमारी पोएम हमने पूरी अच्छे से डिस्कस कर ली है। अगर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोएम। सो अब हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं लबंडम टॉप। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, तो पहले हम जो है इस पोएम की क्विक सी समरी देखने वाले हैं। अब आप कहोगे पहली पोएम की तो नहीं देखी, तो वो इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट पोएम थी उसके जो वर्ड्स है बहुत ही ईजी वर्ड्स उसमें यूज़ हुए थे, बट अगर आप इसमें सीधा ही इसकी जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत ही हार्ड वर्ड उसमें यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम इसका क्विक सा रिविजन देख लेते हैं 2 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद हम अपनी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पोएम का नेम है लबंडम टॉप। लबंडम टॉप का मीनिंग क्या होता है, मतलब लबंडम का टॉप, और लबंडम क्या होता है, लबंडम एक येलो कलर का ट्री होता है जो कि पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है। उसके टॉप के बारे में इस पोएम में डिस्कस किया गया है। व्हाट इज़ लबंडम? इट इज़ अ पॉइजनस ट्री विच इज़ येलो इन कलर, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप पॉइजनस ट्री विद येलो लीव्स, राइट। और इस पोएम में 2 कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, दैट इज़ बर्ड एंड चाइल्ड। चाइल्ड किसके? बर्ड के चाइल्ड, बर्ड और उसके छोटे छोटे बेबी। बर्ड का नेम है गोल्डफिंच, जिसको यहाँ पे डिनोट किया गया है एज अ इंजन ऑफ द फैमिली, और दूसरे हैं जो चाइल्ड, उनको मशीन के रूप में यूज़ किया गया है इस पोएम में, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे। सो पोएम रिटर्न बाय टेड हुगीज़। पोएम किसने लिखी है? टेड हुगीज़ ने। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको पोइट्स के नेम याद रखने हैं। पोएम इज़ रिटर्न बाय टेड हुगीज़, राइट। पोएम स्टार्ट्स व्हेन इट्स सेप्टेम्बर मॉर्निंग ब्राइट सनलाइट। कि पोएम कहाँ से स्टार्ट होती है? जब सेप्टेम्बर मॉर्निंग होती है, ठीक है। सेप्टेम्बर के मंथ की ये बात की गई है। इट इज़ ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन दैट किस पीरियड की बात की गई है इस पोएम में। सो दैट इज़ अ सेप्टेम्बर मंथ, जब सुबह को सनलाइट हो रही होती है। लबंडम टॉप वॉज स्टिल क्वाइट। इन्होंने कहा है कि जो लबंडम का टॉप है वो इस अभी भी क्वाइट है। क्वाइट का मतलब है अभी भी शांत है। शांत है मतलब वो शांत है। अब कहोगे कि वो फिर शांत है तो फिर उसमें मतलब शोर कब होता है? आप बोल सकते हो कि जब उसमें जो है गोल्ड फिंच, जो कि यहाँ पे एक बर्ड है, वो जब आती है तो जब कहते हैं कि वहाँ पे मतलब शोर होने लग जाता है, वो बिल्कुल चहक महक उठता है ट्री, ठीक है। देखते हैं आगे। टिल द गोल्ड फिंच कम सेट ऑन द एंड ऑफ द ब्रांच विद अ ट्विचिंग चीरअप। कि जब तक वहाँ पर गोल्ड फिंच आती है और ब्रांच के एंड पर बैठती है विद अ ट्विचिंग चीरअप। ट्विचिंग चीरअप मतलब यहाँ पे यूज़ ये इसलिए हुआ है कि मतलब जो आप बोल सकते हो जैसे साउंड ऑफ अ गोल्ड फिंच, दैट इज ट्विचिंग चीरअप। जैसे कि वो बोलते ची 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 ची, सो दैट इज़ यर ट्विचिंग चीरअप, राइट। कि मतलब जब तक लबंडम ट्री का टॉप जो है साइलेंट रहता है, जब तक गोल्ड फिंच वहाँ पे आती है और मतलब अपनी चहचहाहट से उसको महकाना ही देती है, ठीक है। देन स्लीक लाइक एज लिजार्ड अलर्ट एंड देन एंटर्स द थिकनेस ऑफ अ ट्री। मतलब स्लीक लाइक एज लिजार्ड का मतलब है, मतलब लिजार्ड आपको पता है छिपकली होती है, उसकी तरह आती है, मतलब बहुत ही आराम से। और फिर अलर्ट मतलब पूरी अलर्ट होती है और आराम से जाके जो ट्री की थिकनेस है, जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे ट्री की जो थिकनेस होती है ना उसके अंदर एंटर कर जाती है। जैसे होल सा होता है उसके अंदर एंटर करना, देखा होगा ना, कार्टून मूवीज़ में आता है। तो उसके अंदर वो क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है। देन द चाइल्ड बर्ड स्टार्ट चिटरिंग। फिर जो उसके चाइल्ड है, उस बर्ड के जो बेबीज़ है, वो क्या चिटरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। भाई अपनी मम्मा को देखकर वो क्या करेंगे? वो भी ची ची करना शुरू कर देंगे। मदर बर्ड वॉज कंसिडर्ड एज द इंजन ऑफ अर फैमिली। मदर बर्ड को क्या कंसिडर किया गया है? एज द इंजन ऑफ अर फैमिली। द होल ट्री वॉज एक्साइटेड देन केम आउट ऑफ द ब्रांच। देखो इसमें सबसे पहले समझिए कि इंजन क्यों कहा गया उनको उसको फैमिली का। तो वो इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स, देखो जो मदर बर्ड है वो क्या करती है? रोज़ जाती है और खाना लेकर आती है अपने बेबीज़ के लिए, ठीक है। तो इंजन कैसे हुई और वो मशीन क्यों है? देखो मशीन कब चलेगी? जब इंजन वर्क करेगा, या फिर आप बोलो मशीन में कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। इंजन से ही तो मशीन चलती है। तो जो इंजन है, तो मतलब गोल्ड फिंच है, वो उनके लिए खाना लेकर आती है, जब तो जो चाइल्ड है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। दैट्स वाई
he is said as a engine of a family and childs were denoting as a machine, right? द होल ट्री वॉज एक्साइटेड दैन केम आउट ऑफ द ब्रांच, कि पूरा ट्री जो है बहुत ही मतलब महक जाता है पूरी तरीके से। फिर वो ब्रांच से बाहर निकल के आती है। शो बैरेड फेस, आइडेंटिफाई मास्क, मतलब अपना फेस, मतलब जो गोल्ड फिंच है ना वो भी येलो कलर की है, ठीक है। बस उसके ऊपर एक छोटा सा जो है आप साइन बोल सकते हो, एक येलो कलर का साइन है जिससे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना वहाँ पर कोई ऐसे चांसेस नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने का। भाई पूरा येलो ट्री है, उसमें येलो बर्ड बैठी है, कैन यू फाइंड? इट्स हार्डली टू फाइंड, राइट। देन अगेन द लबन्नम ट्री क्वाइट, जब वो बाहर आ जाती है, when the goldfinch depart from the tree then again the laburnum tree quiet, ठीक है, फिर से वो शांत हो जाता है। बस इसमें ये बताया गया है कि कैसे वो शांत होता है ट्री, उसमें फिर से एंटर करती है, फिर वो बाहर चल जाती है, फिर शांत हो जाता है ट्री, ठीक है। तो इसमें देखो एक बात आपने नोटिस की होगी कि जो हमारा ट्री है वो भी येलो है, जो बर्ड है वो भी येलो है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कलर येलो इन द पोएम, कि इस पोएम में येलो कलर का क्या सिग्निफिकेंस है। सो आई होप कि आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे अच्छे से। तो अब चलते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पे। सो फ्रेंड्स चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको रिमेंबर करवा दूँ, लबन्नम टॉप की पोइट, लबन्नम टॉप का पोइट कौन है? टेड हुगीज़, राइट। कौन है पोइट? टेड हुगीज़। इसको लर्न रखना है आपको, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आस्क होता है एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर वाले में, ठीक है। जब स्टैंजा गिवन होता है और नीचे 4 क्वेश्चन गिवन होता है, उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द पोइट ऑफ द लाइन्स गिवन अबव, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं। द लबन्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, कि जो लबन्नम टॉप है वो क्या है? साइलेंट है अभी तक भी। आफ्टरनून की बात हो रही है, आफ्टरनून में जब सनलाइट आती है, ठीक है, सितंबर का मंथ है। अ फ्यू लीव्स येलोविंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, कि जो उसकी जो लीव्स है वो कैसी हो रही है? येलो हो रही है, और जो भी सीड्स उस पर सीड्स होते हैं, ठीक है, वो तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको लबन्नम ट्री और जो गोल्ड फिंच है उनकी पिक्चर दिखा सकती हूँ लास्ट में, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर आपको कन्फ्यूज़न होएगी, ठीक है। वो कैसी होती है? येलो कलर की लीव्स होते हैं और उस पर जो सीड्स होते हैं वो जो नीचे फॉल हो जाते हैं, सारे गिरे हुए होते हैं। सितंबर का मंथ है, ठीक है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चीरअप, कि जो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे लाइन में गिवन था कि आफ्टर द लबन्नम टॉप इज साइलेंट। लबन्नम टॉप कब तक साइलेंट था? टिल द गोल्ड फिंच कम, जब तक गोल्ड फिंच वहाँ पे आए। विद अ ट्विचिंग चीरअप, मैंने आपको बताया इट इज़ अ वॉइस ऑफ द बर्ड, bird is goldfinch, right? A suddenness, a startlement at a branch end. सो यहाँ पे सडननेस का मतलब क्या है? मतलब अचानक से। और स्टार्टमेंट का मतलब है, आप बोल सकते हो सरप्राइज्ड, या फिर बोल सकते हो मतलब चौंका देना होता है ना, जैसे कि मैं तो इसको देखकर चौंक गया, सो मीन्स ही सरप्राइज्ड, स्टार्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। और वो कहाँ पे बैठती है? जो उनकी जो ब्रांच है उसके एंड पर बैठती है, और उसके बेबीज कहाँ पर? एट द थिकनेस ऑफ द ट्री, राइट। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, कि वो कैसे करती है, कैसे आती है? एज अ लिजार्ड मीन्स बहुत ही आराम से आती है और उसमें एंटर कर जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट अप। अब देखो मशीन यहाँ पर क्या है? मशीन इज अ बेबीज ऑफ अ बर्ड, राइट। मशीन स्टार्टअप का मतलब क्या है? कोई उस पर मशीन नहीं लगी है, कोई लबन्नम टॉप पे मशीन नहीं लगी है वहाँ पे। मतलब जब हमने पढ़ा था ना अपनी समरी में कि जब वहाँ पे इंजन मतलब गोल्ड फिन जब आएगी तो मशीन स्टार्टअप मतलब जो उसके बेबीज़ है वो क्या करे? ट्विचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट्स वाई द पोइट यूज मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर्स ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, मतलब अपने विंग्स ऐसे फड़फड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो इस लाइन का मतलब है, मतलब पूरा जो ट्री है वो क्या होता है? एकदम से एक्साइटमेंट से भर जाता है जब उसमें देखो वैन द गोल्ड फिंच एंटर, तो गोल्ड फिंच आएगी वहाँ पे ट्विचिंग चीरअप करती हुई, तो वो साइलेंट तो अब नहीं रहा, तो अब क्या है? वो मशीन भी स्टार्टअप हो गई वहाँ पे। सो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है थ्रिल्स। तो थ्रिल्स का मतलब होता है मीन्स फुल ऑफ एक्साइटमेंट, यू कैन सी, राइट। इट्स द इंजन ऑफ अर फैमिली हु इज़ ईट हेयर, ये भी पूछ सकते हो हु इज़ ईट हेयर, तो ईट कौन है यहाँ पर? गोल्ड फिंच है, जिसको सिग्निफाई किया गया एज अ इंजन ऑफ द फैमिली। She stokes it full, then flits out to a branch and showing her barred face identity mask, कि फिर वो क्या होती है? जो ट्री है, ट्री से डिपार्ट हो जाती है, मीन्स ट्री से बाहर आ जाती है। कैसे? अपना एक आइडेंटिफाइंग मास्क दिखाते हुए। मास्क का मतलब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड फिंच है वो कैसी है? येलो कलर की है, बट उसके ऊपर एक
ब्लैक कलर का आप मार्क बोल सकते हो जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। बट पूरे ट्री पर उसको आइडेंटिफाई करना भी ईजी नहीं है कि अगर वो जैसे कि बाहर निकलेगी तो बाहर निकलती हुई तो वो दिखेगी ही नहीं, वही येलो है वो भी येलो है, बट जब उसका मास्क दिखता है तो उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन द delicate Russell chirp whispering she launches away towards the infinite। फिर क्या होता है whistle chirp मतलब आराम से, या फिर आप बोल सकते हो अपनी आवाज़ निकालते हुए। whispering का मतलब होता है, अगर वैसे नॉर्मली देखें तो इसका मतलब होता है, तो उसका मीनिंग होता है मतलब धीरे धीरे बोलना, ठीक है। मतलब थोड़ा आराम से बोलना, मतलब पूरा चिल्ला के नहीं, ऐसे निकल रही हो कि चिल्ला के निकल रही है, पूरा ट्विचिंग चिरप करके निकल रही है, ठीक है। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। टुवर्ड्स द इनफाइनाइट का मतलब है कि जो वो उस थिकनेस से बाहर निकलती है तो वो बहुत ही दूर चली जाती है, अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती, उनके लिए खाना लेने जाती है, ठीक है। एंड द लबर्नम सबसाइड्स टू एम्पटी। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जब गोल्डफिंच वहाँ से चली गई, मशीन भी अब चुप हो गई होगी, उनकी मम्मा वहाँ से चली गई है अब, ठीक है, उनके लिए खाना लेने गई तो चुपचाप ही बैठे होंगे, तो फिर से क्या हो जाता है, जो हमारा लबर्नम ट्री है वो क्या हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। सो हेयर्स द पोएम एंड्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। देखो नीचे 2 वर्ड्स किए दिए गए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। लबर्नम अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। कि लबर्नम क्या है, एक छोटा सा ट्री है जिसमें ब्रांचेस ऐसे हैंग हुई है और येलो फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर। और पॉइजनस क्यों कहा गया है उसको? क्योंकि उसके जो सीड्स है वो कैसे होते हैं, पॉइजनस, जो कि हमने स्टार्टिंग लाइन में पढ़ा था कि सारे फॉल हो गए थे। गोल्ड फिंच अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स। कि उसके विंग्स पर कैसे है, येलो कलर के फीदर्स है। कैसे फीदर्स होते हैं उसके, येलो कलर की, पूरी येलो कलर की होती है, ठीक है। बट उसके पास एक ब्लैक कलर का मास्क होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पोएम होती है एंड। और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट पोएम, जो कि है वॉइस ऑफ द रेन। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम, दैट इज वॉइस ऑफ द रेन एंड इट इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? वॉल्ट विटमैन, ठीक है। वॉइस ऑफ द रेन इज अ पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। मैं चाहती हूँ कि आप पोइट्स तो यहीं पे वीडियो में ही आपके लर्न हो जाए। वैसे तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं या फिर क्लास में अपने टीचर को ध्यान से सुनते हैं तो हमारा 50% वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मेरा मानना तो 80% ही हो जाता है। फिर हमें क्या करना होता है, बस क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी होती है, दैट्स ऑल, राइट। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमने देखो पिछली वाली पोएम में एक समरी देखी थी, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लगा था, बट वो हार्ड थी पोएम थोड़ी इसलिए, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपको पहले समरी में एक्सप्लेन की थी। तो ऐसे ही अगर आपको सभी पोएम्स की समरी चाहिए तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी पोएम्स की समरी मिल जाएगी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो अपलोड करने के बाद ही आई एम गोइंग टू अपलोड दैट। ओके, आप वहाँ पर विजिट करिए और आपको सारी पोएम की समरी वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। वॉल्ट विटमैन ने लिखी है पोएम वॉइस ऑफ द रेन। इस पोएम से क्या पता चलता है आपको? वॉइस ऑफ द रेन मीन्स रेन की वॉइस, ठीक है। रेन की भी वॉइस होती है, रेन बोलती भी है, ऐसा होता है, ठीक है। आपको पता है एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ होता है पर्सोनिफिकेशन, दैट व्हेन वी यूज़ दैट, वो कब होता है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी दे दी जाती है, ठीक है। वॉइस कभी बोल तो रेन की कभी वॉइस होती है? होती तो नहीं है, बट उसको बोला गया है वॉइस ऑफ द रेन। तो व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द टाइटल ऑफ द पोएम? पर्सोनिफिकेशन, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, हु इज़ आई हियर, आई इज़ द पोइट वॉल्ट विटमैन। तो जो पोइट होते हैं वो कहते हैं पोएम किसको? रेन से। रेन कौन है? रेन को यहाँ पे क्या बताया गया है? सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर मीन्स जो शॉवर जो फॉल हो रहा है उसको, वो रेन ही है यहाँ पे, ठीक है। रेन को ये आइडेंटिफाई किया गया है कि पोइट जो है रेन को बोलते हैं कि हु आर दो, लिखा है ना यहाँ पे हु आर दो, इसका मीन है हु आर यू। ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, इसका मीनिंग है हु आर यू। कि जो पोइट है वो रेन से पूछते हैं कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। कि जो पोइट है वो कहते हैं कि ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज है कि जब मैंने किससे, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर मीन्स रेन से पूछा कि तुम कौन हो, तो ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज है कि उसने आंसर किया। भाई कोई रेन आंसर कर सकती है तो स्ट्रेंज तो होगी कि रेन ने आंसर किया। और क्या आंसर किया? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन की वॉइस ने क्या कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है, देखो जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है एटर्नल। एटर्नल का मतलब होता है मीन्स यू कैन से
विच इज़ कंटिन्यूस, विच इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग, ठीक है, जो कंटिन्यूस होते हैं, जैसे कि हमारी जो रेन होती है वो कंटिन्यूस होती है कि जो है, पहले तो आप ये बताइए, आपको फॉर्मेशन ऑफ रेन पता होना चाहिए, क्या कैसे रेन फॉर्म होती है। जैसे कि हमारे ओशियंस में, सीज में जो वाटर होता है, जब सनलाइट आती है तो वाटर इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जब ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर क्लाउड्स फॉर्म होता है और क्लाउड से फिर से रेन हो जाती है, मीन्स वो फिर से वाटर की फॉर्म में नीचे आ जाता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेन, वी ऑल्सो कॉल्ड इट वाटर साइकिल, राइट। हमने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा था। तो एटर्नल का मतलब क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस आप बोल सकते हो, जो एग्जिस्ट ही करता है, कंटिन्यूस रहता ही है। एटर्नल आई राइज मीन्स कंटिन्यूस आई राइज, ऐसे ही होता रहता है। मतलब रेन अपने बारे में बताती है कि मैं हमेशा ही ऐसे, जैसे ओशियन में जो वाटर होता है वो सन आता है, सन वाटर को वेपर में चेंज करता है, ऐसे होता ही रहता है। आई राइज इम्पाल्पेबल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पाल्पेबल, या फिर वाई रेन कोल्ड इट सेल्फ इम्पाल्पेबल, रेन ने अपने आप को इम्पाल्पेबल क्यों कहा है। तो इम्पाल्पेबल का मतलब ये होता है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। अब आप कहोगे रेन को तो हम देख सकते हैं, अब फिर भी रेन ने अपने आप को इम्पाल्पेबल क्यों कहा है। वो इसलिए कहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है इवेपोरेशन के थ्रू, राइट। आप रेन को ही तो देख सकते हो। क्या आपने कभी देखा है कि ओशियन से जो वाटर है इवेपोरेशन हो रहा है, या फिर लिखा आ रहा हो आसमान में इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस, और आपको दिख रहे हो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हुए? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो मीन्स दिस प्रोसेस इज इनविजिबल टू अस, इसको हम नहीं टच कर सकते, नहीं फील कर सकते, ठीक है, ना ही देख सकते इसको, ठीक है, देख तो नहीं सकते। वाटर वेपर को देखा है कभी, ये टच किया है कि वाटर वेपर जा रहा है ऊपर बन के, ठीक है, ऊपर कंडेंसेशन होता है, वो भी देखा है कभी कि ऊपर कंडेंसेशन हो रहा है, या फिर लिखा आ रहा हो कि कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस, और ऊपर कि अब क्लाउड्स बन रहे हैं, बात बात की आपको नोटिफिकेशन मिल रही हो, नहीं होता है ना सर। मतलब ये पूरा जो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का, वेपोरेशन का, क्या होता है, इनविजिबल होता है। हम सिर्फ क्या देख पाते हैं, जब नीचे रेन आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेन ने बिल्कुल सही कहा है अपने आप को इम्पाल्पेबल, राइट। नेक्स्ट, upward to heaven whence vaguely formed altogether change and yet the same। तो यहाँ पे जो पोएम है वो कहती है कि मैं अपवर्ड टू हेवन, कि मैं ऊपर तक जाती हूँ, हेवन तक। हेवन का मतलब यहाँ पे, हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है। मतलब यहाँ पे हेवन को किस लिए यूज़ किया गया है, मतलब बहुत ऊपर तक जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वेंस वेगुली फॉर्म्ड, वेगुली मीन्स द थिंग विच इज़ नॉट क्लियर, ठीक है। तो वैगुली का मतलब क्या होता है, जो क्लियर नहीं होता, विच इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, जो मतलब आप बोल सकते हो रफली ब्लर, ठीक है। और ब्लर यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, जो ऊपर जो प्रोसेस होता है रेन का, जो कि हमने बताया था कि हमें तो विजिबल नहीं होता। एंड वेंस, वेंस का मतलब वेयर ही है, इससे कन्फ्यूजन होता है। अपवर्ड टू हेवन वेयर मतलब इतनी ऊपर जाते हैं जहाँ पे वो वैगुली फॉर्म होती है, मीन्स उसका जो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का वो होता है, वो कैसा होता है, वैगुली मीन्स हमें क्लियर, हमें नहीं दिखता है। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, कैसा लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया वहाँ पे। मतलब जैसे कि वाटर वेपर से क्लाउड्स जो कंडेंसेशन होती है, ठीक है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, रेन होने से पहले का प्रोसेस है ये। ऐसा लगता है कि रेन को कि सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन फिर भी वही रहता है, वो सेम ही रहता है। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। क्यों कहती है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स, लेव मीन्स वॉश, वॉश। ड्राउट्स क्या होता है, जैसे बोलते हैं कि बहुत दिनों से एक पर्टिकुलर जगह पर रेन नहीं होते, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ड्राउट हो जाता है। ड्राउट मीन्स सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं उसको वॉश करती हूँ, कि जब रेन आती है वो किसको वॉश कर देती है, ड्राउट को, बिल्कुल। मतलब जहाँ पे सूखा हो जाता है, जहाँ पे बहुत दिनों से पानी नहीं होता, वहाँ पे रेन के आने से क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। एटोमीज, एटोमीज मीन्स जस्ट पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वॉश कर देती है। लेव का मीनिंग वॉश ही होता है, ठीक है। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, कि जो ग्लोब की जो डस्ट लेयर होती है, ग्लोब मीन्स हमारी अर्थ पर जो डस्ट लेयर्स होती है उनको भी वो क्या कर देती है, वॉश कर देती है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटन एंड बोर्न। मी कौन है यहाँ पे मी वॉइस ऑफ द रेन है, और ये क्या कह रही है कि मेरे आने से पहले जो लेटेंट सीड है, लेटेंट मीन्स हिडन, ठीक है। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन मीन्स जो छुपे हुए। छुपे हुए कहाँ पे छुप रहे हैं, सॉइल के नीचे। कि जो हिडन सीड है वो कैसे होता है, अनबोर्न। अनबोर्न मीन्स, देखो अगर आपने एक पर्टिकुलर सीड जो है सॉइल के अंदर लगा दिया, उसमें आप पानी नहीं दे रहे हो, सो इट विल ग्रो नेवर, इट विल नेवर ग्रो। तो कहते हैं कि मेरे आने से पहले वो अनबोर्न रहते हैं, और मेरे आते क्या होता है, बोर्न हो जाते हैं, मीन्स हरे भरे हो जाते हैं, उनसे प्लांट उगने शुरू हो जाते हैं, राइट। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। और कहते हैं हमेशा ही ऐसा होता है कि सुबह भी रात भी जैसे रेन होती ही रहती है। अब आप कहोगे पूरा दिन तो होती नहीं है, भाई जब होती है वो अपना कंटिन्यूस प्रोसेस बता रही है कि जब मैं होती हूँ, जब रेन आती है
तो वो क्या करती है, गिव लाइफ बैक टू इट्स ओन ओरिजिन, कि अपनी ओरिजिन को ही वापस लाइफ देती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डज इट मीन, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इस पोएम के अकॉर्डिंग इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ द रेन गिव लाइफ बैक टू इट्स ओन ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है यहाँ पे, अर्थ है, अर्थ ही जो है रेन का ओरिजिन है, क्योंकि जो ओशियंस है वो कहाँ पे, अर्थ पे है। ओशन से ही वेपोरेशन होकर वाटर वेपर बनेगा, फिर कंडेंसेशन होगा, वहीं से ही रेन आएगी। मीन्स हु इज़ द ओरिजिन ऑफ द रेन, अर्थ। और वो उसी को ही लाइफ दे रही है। कैसे, अभी हमने पढ़ा था कि वो ड्राउट्स को सही कर देती है, ठीक है, सूखा नहीं होता है रेन की वजह से। एटोमीज को धो देती है, डस्ट पार्टिकल्स को भी साफ़ कर देती है, और जो सीड्स होते हैं, जो अर्थ पर जो सीड्स हैं, उनको भी वो बॉन्ड कर देती है। आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि बिल्कुल हरियाली हो जाती है बिकॉज ऑफ द रेन। दैट्स वाई शी हैज़ यूज अ वर्ड दैट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, कि मैं अपनी ही ओरिजिन को वापस लाइफ देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, उसको प्योर और ब्यूटिफाई कर देती है बाय वॉशिंग द डस्ट पार्टिकल्स, राइट। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में देखो लाइन यूज़ हुई है, फॉर सॉन्ग्स इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब देखो, अब सबसे पहली बात तो इनको ब्रैकेट में क्यों लिया गया है, बिकॉज पूरी पोएम में कौन बोल रहा है, पूरी पोएम में कौन बोल रहा है, वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, रेन अपने बारे में बता रही है, बट यहाँ पे ब्रैकेट में कंक्लूजन दिया है किसने, पोइट बता रहा है कि जैसे कि उसने वॉइस ऑफ द रेन को किससे कंपेयर किया है, एक सॉन्ग से, कि जैसे कि जो सॉन्ग्स होते हैं, जो सिंगर होते हैं वो स्टेज पर आते हैं, राइट, दे अपना सॉन्ग सिंग करते हैं, किसी किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, ठीक है, जिसको लगता है वो क्या होता है फिर, मतलब अगर उनका सॉन्ग अच्छा लगा किसी को तो क्या करते हैं, उनको अवार्ड्स मिलता है ना, उनकी मतलब उनकी मेहनत का उनको अवार्ड मिलता है। अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो कुछ नहीं, ठीक है, दे डिडंट केयर। ऐसे ही रेन के साथ होता है कि रेन आती है, कोई उसको नोटिस करता है, कोई नोटिस ही नहीं करता, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, ठीक है। और अगर किसी को खुशी होती है रेन के आने से, तो वही उसके लिए एक गिफ्ट होता है। रेक्ड ऑन अनरेक्ड का मीन्स है केयर और नॉट केयर, कि कोई नोटिस करता है, कोई केयर करता है, कोई नहीं करता। और अगर कोई करता है तो वो, जैसे कि फार्मर्स होते हैं, रेन के आने से दे बिकम हैप्पी, राइट, एंड तो वही हैप्पीनेस रेन के लिए गिफ्ट होती है। सिर्फ यही बात पोइट ने इन पैराग्राफ में बताई है, सॉन्ग से कंपेयर करके रेन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है पोएम कंप्लीट होती है। अब नीचे कुछ वर्ड्स गिवन है, उनको देख लेते हैं। इम्पाल्पेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच। अभी मैंने बताया था इम्पाल्पेबल का मतलब क्या होता है, कि जिसको हम टच नहीं कर सकते। दैट इज़ व्हाट, व्हेन water is converted into water vapor that is not visible to us, that's why rain say itself impalpable। और eternal भी, eternal का मतलब होता है एवर एंडिंग, everlasting, जो हमेशा के लिए रहता है, जो कभी एंड नहीं होता, ठीक है। एटोमीज टाइनी पार्टिकल्स, ये भी हमने डिस्कस किया था। और लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन, मीन्स हिडन सीड्स विच आर बरीड इन द सॉइल, राइट। तो यहाँ पे हमारी ये वाली पोएम भी कंप्लीट होती है। एंड अगेन आई एम रिमेंबरिंग यू, इफ़ यू वांट द समरी ऑफ दीज ऑल पोएम यू कैन विजिट टू माई कम्युनिटी पोस्ट after seeing this full video, okay। So अब चलते हैं नेक्स्ट पोएम पे, दैट इज चाइल्डहुड। So we have come to the poem Childhood, and who is the poet of this poem? Marcus Natane. Who is the poet of the poem Childhood? Marcus Natane. किसने लिखी है पोएम? मार्कस नटेन ने लिखी है, ठीक है। लर्न दिस थिंग राइट नाउ। सो देखो, हमने अभी तक जितनी भी पोएम पढ़ी है उनमें सबसे ज़्यादा जो है ईजी आप बोल सकते हो वो यही वाली पोएम है, चाइल्डहुड पोएम। इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, इट वेरी ईजी लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन दिस पोएम एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। So without wasting the time, let's start. So first stanza, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven couldn't be found in geography and therefore could not be? Was that the day? मीन्स इस पूरी पोएम में, पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इस पूरी पोएम में जो है मार्कस नटेन जो कि हमारे पोइट हैं वो डिस्कस करते हैं, वो सोचते हैं, आप बोल सकते हो ही मेड सेवरल अजम्पशंस दैट व्हेन डिड हिज चाइल्डहुड गो, कि उनका चाइल्डहुड कब गया है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ और अजम्पशन लगाते हैं, सेकंड में कुछ और, थर्ड में कुछ और फोर्थ में फाइनली बताते हैं, कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि शायद मेरा चाइल्डहुड जब गया है व्हेन आई कीज टू बी 11। कीज मतलब
व्हेन आई स्टॉप टू बी 11, या फिर आप बोल सकते हो कि जब वो 11 के हो गए थे, 11 कंप्लीट हो गई थी उनकी, ठीक है, 11 ईयर्स के कंप्लीट हो गए थे, मीन्स 12 ईयर्स के अब होने वाले थे, तो शायद उस टाइम उनका चाइल्डहुड गया था। या फिर वॉज एट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी, कि क्या, या फिर ये वो दिन था जब उन्हें पता चला था कि हेल एंड हेवन आर नॉट फाउंड इन द जोग्राफी मैप। जैसे कि हमें पता है छोटे बच्चों को क्या होता है कि जो मैप होता है, मैप में सारी चीज़ होती है और उनको बताया जाता है हेल भी होता है, एक हेवन भी होता है, तो सोचते हैं जोग्राफी मैप में ही होता है हेल एंड हेवन भी, क्योंकि वो भी एक प्लेस है। बट वो कहते कि क्या वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड गया, क्या वो दिन था जब मुझे पता चला था कि हेल और हेवन तो जोग्राफी मैप में होती ही नहीं है, क्योंकि जोग्राफी मैप में क्या होती है, सारी प्लेसेस होती है, पर वहाँ पे हेल और हेवन नाम की कोई प्लेस है ही नहीं। क्या ये वो दिन था? क्या कौन कहता है? मार्कस नटेन कहते हैं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे, कि क्या यही वो दिन था जब मुझे पता चला था कि मैं 11 साल का, जब मैं 11 साल कंप्लीट हो गए थे मेरे, और या फिर जब मुझे हेल और हेवन का पता चला था कि वो ज्योग्राफी मैप में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि क्या वो ये दिन था जब जब जो हमारे पोइट है उनको पता चला था कि जो एडल्ट जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं। मीन सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो कि टू फेस्ड होते हैं, कि जैसे वे दिखते हैं वैसे भी होते ही नहीं हैं। ऑल दे सीम टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव, प्रीच्ड ऑफ लव, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वॉज दैट डे, कि जब उन्हें पता चला था कि जो एडल्ट होते हैं दे टॉक्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार के प्रवचन गाते रहते हैं, बट खुद ऐसे बिहेव नहीं करते। मीन्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, ठीक है, और खुद ऐसा बिहेव नहीं कर रहे, खुद उसका अपोजिट कर रहे हैं। जब ये बात पता चली थी पोइट को, क्या ये वो दिन था जब उनका चाइल्डहुड चला गया था? क्योंकि जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, बिल्कुल उनका जो हार्ट होता है बिल्कुल साफ़ होता है, उनको सिर्फ ये जो उनको बोल देते हैं वही वो करते हैं। वो सोचते हैं उनके एल्डर वंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लव्ड, वो अपने लव्ड वंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं होता है। तो जब ये बात उनको पता चल गई थी कि जो एल्डर्स हैं वो क्या है, हाइपोक्राइट्स हैं, वो टू फेस्ड है, क्या ये वो दिन था जब उनका चाइल्डहुड चला गया था, ठीक है। थर्ड स्टैंजा पर आते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड्स वॉज रियली माइन, कि या फिर ये वो दिन था जब पोइट को पता चला था कि जो उनका माइंड है वो उनका खुद का माइंड है। इस लाइन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब हम छोटे होते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, हम खुद कोई भी डिसीज़न लेने के लायक तो नहीं होते हैं, हमारे डिसीजंस हमारे पेरेंट्स या फिर किसी एल्डर वन के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। हम खुद अपने थॉट्स प्रोड्यूस नहीं करते, दूसरों के डिसीजन मेकिंग पर हम चलते हैं, जो वो कहते हैं वही हमें करना होता है। कि वो कहते हैं कि जब मुझे पता चलता है कि मेरा माइंड खुद का मेरा माइंड है, मैं खुद अपने थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ, क्या ये वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया था। टू यूज़ विच एवर आई चूज़, कि जब मुझे पता चला था कि मैं अपने माइंड को खुद यूज़ कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि मैं खुद के थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ना कि दूसरों के थॉट्स पर चलना है मुझे, बट माई ओन एंड माइन अलोन वॉज दैट द डे, कि जब मैं खुद के थॉट्स प्रोड्यूस करूँ, वो सिर्फ मेरे हैं और सिर्फ मेरे अकेले के हैं, ठीक है। किसी और की बातों में नहीं मुझे चलना है, मैं खुद अपने बारे में सोच सकता हूँ। मीन्स व्हेन शी गैट द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी, आप ऐसे बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में, कि क्या ये वो दिन था, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब देखो आपको एक बात नोटिस करनी है इसमें, हमने 3 पैराग्राफ में क्या पढ़ा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि कब मेरा चाइल्डहुड गया, ये पूछा है पोइट ने, पर लास्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि कहाँ मेरा चाइल्डहुड गया है, ठीक है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, दैट्स ऑल आई नो। फिर वो लास्ट में कंक्लूजन देते हैं कि मुझे लगता है मेरा चाइल्डहुड एक फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, खोई हुई प्लेस पर। कहाँ पर? वो उस प्लेस को क्या बताया उन्होंने, एक इन्फेंट फेस। इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बेबी, कि जो उनका फेस होता है, आपको पता है छोटे बेबीज़ का फेस कैसा होता है, बहुत ही मासूम से होते हैं वो। कि फिर मतलब पोइट जो है वो कंक्लूजन देते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरा फेस कैसा था, बहुत ही मतलब ऐसा इनोसेंस था। और वो कहते हैं कि जब मेरा फेस ऐसा इनोसेंट सा दिखना कम हो गया, मतलब जब बड़े हो जाते हैं तो इतने इनोसेंट तो हम दिखते नहीं है ना, ही हम इतने क्यूट दिखते हैं, ठीक है। तो मतलब वो कहते हैं कि उस फॉरगॉटन प्लेस मीन्स उस इन्फेंट फेस के साथ ही मेरा चाइल्डहुड चला गया है। तो फॉरगॉटन प्लेस क्या है, एक इन्फेंट फेस, उसी के साथ उनका चाइल्डहुड जो है चला गया है, यही मुझे पता है। कौन कहता है? पोइट कहता है दैट्स ऑल आई नो। तो यहाँ पर जो है हमारी पोएम ख़त्म होती है। सबसे कम टाइम लगा इस पोएम में, सबसे ईजी पोएम थी, और इससे कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपनी लास्ट पोएम की तरफ, दैट इज़ फादर टू सन।
और देखिए इसमें नीचे कोई वर्ड मीनिंग भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पोएम की तरफ चलते हैं। So we come to our last poem finally, that is Father to Son, and it is written by Elizabeth Zenning, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि अभी तक हमने जितनी भी पोएम डिस्कस करी है वो आपको समझ आ गई है सही से। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर वर्ड, किसी लाइन या फिर पूरी पोएम में किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न है, सो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। एक बार ट्राई तो करके देख सकते हैं आप। और ये पोएम अब हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपने पोएटिक डिवाइसेस, राइट। तो पोएम है हमारी फादर टू सन, और ये किसने लिखी है, एलिजाबेथ जेनिंग ने। आई होप आपको सारे पोइट्स तो याद हो ही गए होंगे, ठीक है। किसने लिखी है, एलिजाबेथ जेनिंग ने। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। आई, हु इज़ आई हियर, आई इज़ द फादर। इस पूरी पोएम में डिस्कस किया गया है फादर और सन के बीच के रिलेशनशिप, जैसे कि आप अपनी खुद की रियल लाइफ में भी देख सकते हो कि क्या होता है आज के टाइम में। जब फादर होते हैं और जब जो उनका सन होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो उनके बीच की रिलेशनशिप थोड़ी बिटर होती है, ठीक है। मतलब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहती है, वो अच्छे से बात ही नहीं करते एक दूसरे से। आई हैव सीन अ वेरी मैनी रियल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थिंग। हैव यू एवर सीन? प्लीज़ कमेंट, ओके। तो उनके बीच में क्या होता है, थोड़ी बिटर रिलेशनशिप हो जाती है। तो उसी रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, एंड वो किसकी वजह से होती है तो आप सबको पता होगा, ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड फर्स्ट थिंग इज दैट वन ऑफ द रीजन दैट इज कैप्चर नेशन, राइट। तो उसी को ही हम डीपली इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। तो जो फादर होते हैं वो फर्स्ट लाइन में कहते हैं, आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मैं इस चाइल्ड को समझ ही नहीं पाता हूँ। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, कि जब हम एक साथ रहते हैं तब भी, एक ही रूफ के नीचे रहते हैं तब भी वो उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कि बहुत सालों से हम इसी हाउस में रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, फिर भी वो चाइल्ड को नहीं समझ पा रहे हैं। आई नो हु इज़ आई, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, हु इज़ आई, आई इज़ द फादर। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल येट आई हैव किल्ड। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं ये चाहता हूँ, वो कहते हैं फादर, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच ऐसी ही रिलेशनशिप हो जैसी जब थी, जब वो छोटा था, उनका जो सन था छोटा था। जैसे कि जब छोटा होता है सन, तो फादर और सन के बीच में अच्छी रिलेशनशिप होती है, ठीक है। वो मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और मतलब एक दूसरे को चिढ़ाना, ऐसी चीज़ें होती है ना फादर और सन के बीच में। तो वो चाहते हैं कि जैसी जब उनका सन छोटा था, जब उनके साथ उनकी और उनकी सन की जैसी रिलेशनशिप थी उस टाइम पे, ऐसी ही वो अब चाहते हैं। बट वो कहते हैं कि येट आई किल्ड, कि पर वो रिलेशनशिप अब नहीं है, ठीक है। द सीड आई स्पैंड और सोन इट वेयर द लैंड इज़ हिज एंड नन ऑफ माइन। वो कहते हैं कि वो अब इसको किससे कंपेयर करते हैं, एक सीड से, कि जो सीड होता है, कि मतलब जैसे सीड होता है, सीड उगता कहीं और पे है, उसको मतलब उसकी जो प्लेस होती है वो दूसरी होती है, वो उगता कहीं और पे है। ऐसे ही मतलब इस चीज़ से ना वो ये बताना चाहते हैं कि उनके बेटे को उन्होंने ही बड़ा किया है, बट अब वो खुद अपने बेटे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं लाइक अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब पता है भाई, स्ट्रेंजर वो होते हैं मतलब जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनको हमने पहली बार देखा हो, ऐसे बात करते हैं एक दूसरे से, और कोई साइन नहीं है अंडरस्टैंडिंग का उनके बीच में। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। वो देखो ये लाइन में यूज़ हुआ है ना, दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि वो मेरे जैसा ही है, भाई उसका चाइल्ड है तो उसके जैसा ही होगा। बट वो कहता है कि जैसे मतलब मैं चाहता था इसको कि ऐसा हो, मतलब जो उसको संस्कार दिए थे वो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड जो है कुछ गलत काम करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पूरी पोएम में आप देखोगे तो सिर्फ फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, ठीक है। सन की तो कोई यहाँ पे कन्वर्सेशन ही नहीं दी गई है। साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस सराउंड्स अस, इसका मतलब क्या है कि साइलेंस ने उनको घेर लिया है। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमने फर्स्ट पोएम जो डिस्कस की थी फोटोग्राफ, उसमें था इट्स साइलेंस साइलेंसेस। उससे भी क्वेश्चन आता है कि वाई द पोइट सेज इट्स साइलेंस साइलेंसेस, व्हाट डज इट मीन, राइट। और ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लाइन साइलेंस सराउंड्स अस। तो मतलब वो कह सकते हैं कि पोइट का मतलब क्या है इस लाइन से कि साइलेंस सराउंड अस। तो पोइट इससे क्या बता रहे हैं कि मतलब साइलेंस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। इसका मतलब ये है कि दोनों की जब कन्वर्सेशन ही नहीं होते तो क्या होगा, साइलेंस ही तो होगा। जब दोनों बात ही नहीं करते एक दूसरे से, जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कन्वर्सेशन ही नहीं होते, दैट्स वाई द पोइट यूज साइलेंस अराउंड अस। I would have him, prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world.
अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, आई वुड हैव हिम पोर्डिगल। पोर्डिगल का मतलब क्या होता है? पोर्डिगल इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर अ पर्सन वो मिस स्पेंड मनी, ठीक है, जो मनी को मिस स्पेंड करते हैं। अब देखो मैं बताती हूँ आपको जो रियल फैक्ट होता है कि इस एज में आके जब सन जो है अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं, एडल्ट एज में होते हैं, तो एडोलेसेंस की एज आप बोल सकते हो, तो वहाँ पे उनको क्या होता है, आपने देखा होगा खुद भी कि मतलब बॉयज़ के अंदर होता है कि आई एम हैविंग मच मनी, आई एम द रिच वन, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं क्या है, वी आर द रिच वन, राइट। मतलब हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप खुद भी सोच सकते हो कि कैसी कंडीशन होती है कि मतलब जो बॉय होता है फैमिली के, दे वॉन्ट मनी एंड द फादर इज़ नॉट गिविंग दैम, राइट, कि फादर उनको देना नहीं चाहते कि तुम मिस स्पेंड करते हो, क्योंकि वो खुद ही मिस स्पेंड करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उन अपने दोस्तों में दिखाए कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, वो है, ठीक है, और फादर इज़ नॉट गोइंग टू गिव दैम। तो मीन्स यहाँ पर हम दोनों के बीच में देख सकते हैं कि थोड़ा जो आपने अगर फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा होगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, तो उसमें आता है कि मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी थोड़ा समझना चाहिए इस बात को कि मतलब इस टाइम में आके ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, सभी के साथ होता है ऐसे एडोलेसेंस की प्रॉब्लम कि मतलब हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, तो पेरेंट्स को उस ग्रोइंग एज की प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनको भी समझना चाहिए इस बात को कि इतना फालतू का पैसा नहीं उगता है पेड़ पर जो मिस स्पेंड किया जाए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो फादर होते हैं सॉरी जो सन होता है, वो सन क्या करता है, फादर से मतलब दूर चला जाता है, कहीं और पे रहने लग जाता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। तो फिर फादर क्या कहते हैं कि मैं उसको, ठीक है, माफ़ कर दूंगा, मैं उसको माफ़ करने वाला हूँ, बट उसको बोलते हैं कि तुम घर आ जाओ। मतलब सोचता है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ ही रहे। फादर एंड सन बोथ मस्ट लीव ऑन सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, कि एक ही लैंड पर वो रहे हैं, एक ही ग्लोब पर वो रहते हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। वो कहते हैं कि मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। वह एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। ग्रीफ मतलब आप बोल सकते हैं सोरो, ठीक है। उससे क्या होता है, मतलब जैसे कि आप कभी दुखी होते हो तो उससे क्या होता है, दुखी कम होता है, एंगर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो एंगर क्यों ग्रो होता है ग्रीफ से? वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। अब देखो ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है, वो है कि मतलब जो दोनों फादर और सन है वो दोनों चाहते थे कि एक दूसरे की जो है रिलेशनशिप को सही करना, बट वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों? बिकॉज दोनों चाहते तो थे सही करना, बट उनमें से एक भी रेडी नहीं था पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में। मीन्स फादर चाहते थे कि उनका उनका बेटा उनको समझे, बेटा चाहता था उनके फादर उनको समझे, कन्वर्सेशन उनके बीच में हो, ये सब चाहते थे, बट दोनों में से कोई भी रेडी नहीं था पहला कदम उठाने के लिए, आप बोल सकते हो, ठीक है। ड्यू टू देयर ईगो उनके बीच में आ रही थी, इसलिए कहते हैं ना द 3 लेटर वर्ड डिस्ट्रॉय 12 लेटर वर्ड रिलेशनशिप, ठीक है। ईगो को कहीं भी बीच में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि मतलब अगर वो अपनी ईगो को बीच में ना लाते, तो फादर अगर फर्स्ट स्टेप ले लेते तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। अगर सन फर्स्ट स्टेप ले लेते तो भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, उनके बीच में कन्वर्सेशन होती, उनके जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सब दूर हो जाती, ठीक है। तो इस पूरी पोएम में इनके बिटर रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारी पोएम होती है एंड। एक बार फिर से आपको बता दूँ, हु इज़ द फादर टू सन, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, एलिजाबेथ जेनिंग, राइट। तो आई होप आपको सारे पोइट्स तो लर्न हो ही गए होंगे। हमारी सारी पोएम्स भी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। एंड अगेन आई एम रिमेंबरिंग यू, अगर आपको इनकी समरी चाहिए तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर विजिट कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि जब आप या तो इस वीडियो पर या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर अपना नेम ज़रूर कमेंट करें, ओके, बिकॉज आई वांट टू सी हु आर माई न्यू सब्सक्राइबर्स, इवन आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, ओके। सो दैट आपको जब भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ओके। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, क्या कि एग्जामिनेशन आने वाले या फिर चल रहे हैं, तो मतलब ताकि आपकी पोएम जल्दी से रिवाइज हो जाए। देखो आपने 47 मिनट में ही कर लिया, अगर आप उसको 1.5x की स्पीड पर देखोगे तो और कम टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट देखना है आपको इसको। तो अब लास्ट में हम एक बार लिटरेरी डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी फॉर द लिटरेरी डिवाइस, बिकॉज जिस पेपर पर सब लिखे थे तो उसका ना अभी क्लिक नहीं हो पा रहा है फ़ोटो, ठीक है। तो मैं आपको उसको ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मैं ठीक है आपको लिपसिंग से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। और जो उसकी फ़ोटो है वो मैं आप कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगी, तो वहाँ से आप विज़िट कर लेना उसको, ठीक है। और अगर आपको उसकी फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट जो फ्रीक्वेंटली आस्क पोएटिक डिवाइस है वो होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर जो फर्स्ट वर्ड है वो ही बार बार रिपीट होता है, ठीक है।
देखो अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल भी नहीं है क्योंकि वो भी उसी में लिखे हुए हैं। जैसे कि आप सोच सकते हो कि कोई भी वर्ड है जिसमें फर्स्ट लेटर में हमेशा W आ रहा है, ठीक है, वॉज, व्हेन, वेयर, ठीक है, ये तो कोई मतलब सेंटेंस नहीं हुआ, बट मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि एक सेंटेंस है, उसके जो भी उसका जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, तो वहाँ पर होता है हमारा एलिट्रेशन। दूसरा होता है सिमिली। सिमिली क्या होता है, जब हम दो चीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं एज और लाइक का यूज़ करके, जैसे कि यू आर एज यू आर बोल सकते हो यू आर एज डेंजर एज द लायन, ठीक है, तो एज का यूज़ करके आपने किसी पर्सन को किससे कंपेयर किया, किसी एनिमल से, तो दैट इज़ सिमिली। और मेटाफर इसी के जैसा होता है, बस मेटाफर में भी हम कंपैरिजन ही करते हैं, बस उसमें किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी कंपैरेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते, जैसे कि एज और लाइक उसमें नहीं आता है, बिना इन वर्ड को यूज़ करे जब हम कंपैरिजन करते हैं, दैट इज़ मेटाफर, राइट। एंड पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि जब किसी पर्सन की क्वालिटी को किसी नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी में दिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं मेटाफर। जैसे कि वॉइस ऑफ द रेन, क्या वो रेन बोल सकती है, रेन की वॉइस हो सकती है, नहीं होती है ना, बट ये तो किसकी क्वालिटी है, पर्सन की, बट ये वॉइस रेन में दिखाई गई है, तो दैट इज़ पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट होता है, एक होता है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है कि जब हम हमारा कोई भी एक वॉवल रिपीट होता है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी लाइन लिखी और उस लाइन में हर वर्ड में वो वॉवल आ रहा है, उस लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं उसमें हर वर्ड में वो वॉवल रिपीट हो रहा है, तो वो होता है एसोनेंस, ठीक है। और एक होता है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे कि एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि हमारे चाइल्डहुड पोएम में था वॉज इट द डे, वॉज इट द डे, वॉज इट द डे, ठीक है, तो ये क्या है, ये होता है एनाफोरा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ जो मुझे अभी याद थे पोएटिक डिवाइस वो मैंने आपको बता दिए हैं, और जो उसकी पिक जो है पोएटिक डिवाइस की वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो उसको। एंड अगेन आई एम सेइंग, if you are having any query you are free to ask in the comment section, okay, and don't forget to write the name in the comment, okay. Thank you so much.